प्रस्तुत इस लेख में भागलपुर के संदर्भ में राजनीतिक लामबंदी को पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में केंद्र में रखते हुए दो पीरियड के बीच देखने का कोशिश किया गया है, जिसमें एक पीरियड हमारा उड़ीसा और बिहार के एक अलग राज्य के रूप में निर्माण और दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट तक का एक पीरियड है। तो बिहार में जो आधुनिक राजनीतिक चेतना का जागरण है वो कांग्रेस युग के प्रारंभिक दिनों से प्रारंभ होता है। बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने की मांग 20वीं सदी के प्रथम दशक में जोर पकड़ने लगी थी, जिसका नेतृत्व मध्यवर्गीय पढ़े लिखे लोग कर रहे थे। यह वर्ग वही था जो नौकरियों और राजनीतिक भागीदारी में बंगाली डोमिनेशन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। उनका तर्क था कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा और गरीब क्षेत्र है क्योंकि इसे बंगाल से जोड़ कर रखा गया है। कुछ संदर्भों को देखें तो 1876 में मुंगेर से प्रकाशित उर्दू पत्रिका मुर्ग ए सुलेमान में बिहारियों के लिए दिया गया नारा 20वीं सदी के आरंभिक दशक तक जारी नए राज्य के आंदोलन के मांग का मुख्य स्लोगन बन गया था। इस समय प्रकाशित कायस्थ समाचार और हिंदुस्तान रिव्यू में भी लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने और इस आंदोलन को गति देने का कार्य किया। इसी संदर्भ में सच्चिदानंद सिन्हा अपनी पुस्तक सम एमिनेंट बिहार कंटेम्पररीज में लिखते हैं, वास्तव में हम ऐसे जन थे जिनकी ना तो कोई विशिष्टताएं थी और ना ही हम किसी प्रांत पे दावा कर सकते थे जिसे हम अपना कर सके। वास्तव में हमारी पहचान संकुचित थी। बिहारी अस्मिता और राजनीति के इस दौर में 1908 में सोनपुर मेले के अवसर पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें भागलपुर के दीप नारायण सिंह इस अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में से एक थे। इन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन का आयोजन भागलपुर में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की और इस सम्मेलन में गोपाल कृष्ण गोखले और खड़े भी मौजूद थे। इस अवसर पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि बिहार के प्रांतीय सम्मेलन का देश की राजनीतिक संस्थाओं में विशेष स्थान है, विशेषकर इस अर्थ में कि हिंदू और मुसलमान ने समान रूप से मिलकर इसकी राजनीतिक कार्यवाही में भाग लेने के सिद्धांत को रूपायित किया है। क्योंकि 1912 तक का हम हिंदू या मुस्लिम रिलेशन को यदि बिहार के संदर्भ में देखें तो एक्चुअली मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दीप नारायण सिंह जो कि भागलपुर के थे, उन्होंने हिंदू अल्पसंख्यक, क्योंकि 1909 के रिफॉर्म के साथ साथ एक चेंजेज आ रहा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आ रही है, चुनाव हो रहे हैं, तो उन्होंने हिंदू अल्पसंख्यक के अधिकारों को देने की मांग की थी प्रांतीय अधिवेशन में। और जो मुस्लिम नेता थे, इमाम और जो भी नेता थे, उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया था। तो नौकरशाही व्यवस्था के आगमन, मध्यवर्गीय चेतना के विकास एवं चुनावों के माध्यम से लेजिस्लेटिव असेंबली और स्थानीय निकायों में सदस्यों के चुने जाने के कारण बिहार में विभिन्न समुदाय राजनीतिक अधिकारों के लिए सचेत हुए और दलीय आधारित राजनीतिक लामबंदी का विकास हुआ। हालांकि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के गठन और सीमित मताधिकार के कारण चुने गए सदस्यों में अधिकांश सदस्य जमींदार वर्ग से संबंध रखते थे। जैसा कि मुख्य सचिव ने 1917 में भारत सरकार को लिखा, बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने गए हिंदू सदस्यों में द्विजों का प्रभुत्व है और वे आबादी के छोटे और खास समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी समय कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार में से भाग लेने वाले सदस्यों के संख्याओं पर भी गौर करें तो भागलपुर में यदि कोई पिछड़े जाति के सदस्य कांग्रेस अधिवेशन में भाग ले रहे हैं तो एक्चुअली वो केवल मधेपुरा के 4 यादव है, नहीं तो पूरे के पूरे जो भी कम्युनिटी अपर कास्ट कम्युनिटी का ही इसमें डोमिनेशन है। तो और दूसरा, यदि भागलपुर की हम बात करें 1930 तक, तो सुखराज राय, दीप नारायण सिंह या फिर भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल जैसे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जमींदार वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा फेज स्टार्ट होता है वो हमारा एक चेंजिंग फेज, इसको हम बोल सकते हैं कि वो
गांधी के आगमन और सविनय और असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ एक फेज स्टार्ट होता है। तो गांधी का भी एक जो भागलपुर के मास मोबिलाइजेशन में एक बहुत बड़ा स्थान हम बोल सकते हैं, क्योंकि गांधी का डिफरेंट टाइम फेज पे भागलपुर आगमन हुआ है। जैसे 1920 में 1917 में फर्स्ट टाइम, उसके बाद 1917 में वो भागलपुर आते हैं और कटहलबाड़ी में एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। तो इस सम्मेलन की जो एक खास विशेषता थी कि गांधी उस टाइम पे जो जिस लैंग्वेज जिस हिंदुस्तानी की वकालत कर रहे हैं, तो एक्चुअली इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू भी आती है। तो सरोजनी नायडू के दिए गए वक्तव्यों का गांधी बोलते हैं कि इसका हिंदुस्तानी भाषा में ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो दूसरा, जब हम गांधी के कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे कि गांधी कॉन्फ्रेंस का आयोजन 12 दिसंबर 1920 को भी भागलपुर में होता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो आयोजन किया जाता है कि एक कैसे एक्टिविटी कांग्रेस की होनी चाहिए, कैसे कौन सी पॉलिसियाँ, जैसे असहयोग और सत्याग्रह की ये बात करते हैं। दूसरा, जब ये 2 अक्टूबर 1925 को कमलेश्वरी प्रसाद सहाय के घर एक अतिथि के रूप में आते हैं, और क्योंकि ये गांधी का एक बर्थडे भी है 2 अक्टूबर, तो एक उत्सव के रूप में ये त्यौहार की तरह मनाया जाता है। और इसी उत्सव में जो गांधी बोलते हैं कि जैसे उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाओं से पर्दों का त्याग करना, चरखा काटना, खादी पहनना, अपने बेटियों को शिक्षित करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने की अपील करते हैं वो। तो दूसरा जो एक फेज हमारा स्टार्ट होता है कि वो हमारा फेज है असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो कांग्रेस में एक जो सांगठनिक रूप से एक महत्वपूर्ण बदलाव दृष्टिगोचर होता है। इस समय तक आते आते लोगों को यह समझ में आ गया था कि यह दौर महत्वपूर्ण बदलावों का दौर है, और जो स्थानीय कांग्रेस लीडर भी थे वो अपने आप को जनता में प्रचलित और लोकप्रिय बनाने में लगे हुए थे और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर रहे थे, क्योंकि जो 1909 का जो रिफॉर्म है या डिफरेंट तरीके के रिफॉर्म है, तो उससे एक जो राजनीतिक वातावरण चेंज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे भी पड़ रहा है। दूसरा जो कांग्रेस लीडर एक पॉलिसी अपनाना चाह रहे थे वो था कि किसान मूवमेंट, क्योंकि बिहार में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो कांग्रेस के कोई भी लीडर ऐसे नहीं थे जो किसानों से संबंध स्थापित करने के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो लेकिन जब हम किसान आंदोलन के भागलपुर के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, तो भागलपुर एज ए रीजन में जो किसान मूवमेंट है एक्चुअली स्टार्ट स्वामी विद्यानंद के द्वारा 1920 में ही ये चीज़ें हो जाती है। 1920 में जब विद्यानंद बिहपुर आते हैं तो उनकी सभाओं में कांग्रेस के नेता से ज़्यादा भीड़ थी, लगभग 10,000 के करीब भीड़ उनकी सभाओं होता है। लेकिन जब असहयोग के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की बात आती है, तो विद्यानंद अपने जो 4 प्रतिनिधि हैं उनको भेजने के नाम पे एक्चुअली कांग्रेस से समझौता कर लेते हैं। दूसरा जो एक मैंने इस संदर्भ में एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि जब आप लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट के रिपोर्ट को मैंने देखा, तो लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट के रिपोर्ट में जो भागलपुर की ई स्टेट्स हैं उनका जो बंटवारा है एक तरीके से 1911 से लेकर 19 अदर जिलों से काफ़ी ज़्यादा कम है। एक्चुअली यहाँ पे जो जमींदार हैं, जैसे सारण का एग्जाम्पल लीजिए, मुजफ्फरपुर का एग्जाम्पल लीजिए, या डिफरेंट वेस्टर्न बिहार के किसी भी जिले का आप एग्जाम्पल लीजिएगा, तो वहाँ पे 4,000 से बढ़ के जो स्टेट्स हैं उनका बढ़ते बढ़ते वो 10,000 के करीब चला जाता है, लेकिन भागलपुर में 4,000 के ही आसपास रह जाता है। तो ये एक्चुअली एक ये भी प्रोसेस को बता रहा है कि जो जमींदार का डोमिनेशन है वो कितना ज़्यादा इस रीजन में है। तो दूसरा जो इसमें एक जो प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जो कांग्रेस संगठन है, कांग्रेस संगठन ने एक ऐसा माहौल आप बोल सकते हैं कि तैयार कर पाने में ये सक्षम भी हो जाते हैं, जिसमें हरिजनों के उत्थान की बात ये करते हैं, और उसके बाद मंदिरों के प्रवेश की बात करते हैं। तो जैसे दीपनारायण सिंह भी इस संदर्भ में काफ़ी जो कांग्रेस के लीडर हैं और इस तरीके के चीज़ों को खत्म करने के लिए एक कोशिश करते हैं। और एक कहलगांव और मुंदीचक,
एक कहलगांव और मुंदीचक में एक पतित पावन मंदिर का भी निर्माण किया जाता है। और जो चरखा काटने या फिर इस तरीके के से जो जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हैं इनको भी काफ़ी बढ़ाने का कोशिश किया जाता है इस टाइम पे। तो कांग्रेस का प्रोग्राम हम बोल सकते हैं कि काफ़ी संगठित था, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों के साथ साथ रचनात्मक कार्य एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे। 3 जून 1932 कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा विदेशी वस्त्रों के बाइकॉट का प्रस्ताव पारित किया गया और इसके प्रभाव से भागलपुर जिला भी अछूता नहीं था। राजेंद्र प्रसाद ने इसी सिलसिले में भागलपुर का दौरा कर कांग्रेस वर्कर को स्वदेशी के विचार को घर घर तक प्रचलित करने की बात की और खादी वस्त्रों के उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए स्पेशल एफर्ट डालने की कोशिश की गई। इसी क्रम में भागलपुर में एक अमरपुर जगह है, वहाँ पे एक प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना होती है जो एक फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। तो सरदार पटेल भी आते हैं गया के अधिवेशन के बाद, गया में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में भाग लेने के बाद वो भागलपुर आते हैं। तो सरदार पटेल का भी था कि ये एक्चुअली भागलपुर कॉलेज में स्टूडेंट को संबोधित करने के लिए आते हैं। तो इनका भी मानना था कि जो प्रोसेस होना चाहिए कि किसानों के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे कंट्री में। दूसरा, जो भागलपुर में 1935 का अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के समय में भी जो कांग्रेस के द्वारा जितने भी प्रोसेस अपनाए जाते हैं तो वो भी एक कांग्रेस को एक मजबूत संगठन के रूप में विकसित करने का एक कारण बनता है। लेकिन एक जो कांग्रेस का एक जो प्रोसेस आप यदि अनटचेबिलिटी के संदर्भ में भी देखिए या फिर जितने भी संगठन हुए हैं तो उसमें एक हायरार्की आपको दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस के जितने संगठन हैं वो एक्चुअली अपर कास्ट एक डोमिनेशन एक संगठन आप यहाँ पे देखने को मिलता है। किसान आंदोलन की भी सीमा की यदि हम बात करें तो इसमें भी लगभग आपको प्रोसेस ऐसा ही देखने को मिलता है। दूसरा जो मेरा एक मुद्दा है वो है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, क्योंकि मैंने इसके बारे में अभी चर्चा नहीं की है क्योंकि मैं अभी जो कांग्रेस के मास मूवमेंट के बारे में ही बात कर रहा था। तो एक्चुअली हिंदू महासभा का जो संगठन है उसकी एक सभा की स्थापना 1911 में भागलपुर में हो जाती है, भागलपुर में होती है। और जो राष्ट्रीय आंदोलन के बीच राजनीतिक लामबंदी का जो विरोधाभास है वो हमें देखने को मिलता है 1920 के दशक से। 1920 का दशक में भागलपुर एक सांप्रदायिक दंगे का एक केंद्र बनता है क्योंकि 1924, 1926, 1928, 1932, 1938 से लेकर 1942 तक हर एक साल प्रोसेसन को लेके, जुलूस को लेके या मुहर्रम को लेके या तजिया को लेके या कुर्बानी को लेके डिफरेंट कारणों के कारण या विषहरी पूजा का भी एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि एक्चुअली जो भागलपुर में शाहाबाद के बाद पहला दंगा स्टार्ट होता है वो 1924 में होता है, वो विषहरी पूजा के प्रोसेसन के माध्यम से होता है। तो इन विरोधाभासों में हमें जो हिंदू आवाज है या राजनीतिक दलों का जो सांप्रदायिक स्तर पर जो ध्रुवीकरण है वो एक आप 1920 के दशक में ये आगमन होता है। और जो दूसरा जो कांग्रेस का संगठनात्मक बदलाव इस टाइम पे है कि जो पहले कायस्थों और मुसलमानों की एक पार्टी हुआ करती थी वो धीरे धीरे भूमियार और राजपूतों का एक डोमिनेशन कांग्रेस पार्टी में बढ़ जाता है। और ये 1934 के शायद इलेक्शन में कृष्ण सिंह और सिन्हा के चुने जाने के में कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसके विवाद में भी देखता है कि राजपूत और भूमियार डोमिनेशन किस तरीके से इसमें बढ़ रहा है। तो इसमें एक दो मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि इतने जो खास करके दंगे और इस तरीके की गतिविधियां भागलपुर शहर में बढ़ रही थी तो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अजीज जो कि बिहार सेक्रेटरी थे मुस्लिम लीग के बिहार स्टेट में, तो वो एक कलकत्ता में एक सभा करते हैं और जो ये
चीज़ें हो रही हैं, इसके बारे में बोलते हैं कि एक हमें समिति का गठन करना चाहिए, कि पीस कमेटी का एक गठन करना चाहिए, और इसी पीस कमेटी के गठन को हिंदू महासभा के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं गंगानंद सिंह, उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। और राजनीतिक लामबंदी में एक तरीके से जो हिंदूवादी या मुस्लिम का जो तत्व है वो आपसी सहमति ना बन पाने के कारण एक जो माहौल है, आप जो लामबंदी है एक तरीके से धीरे धीरे धार्मिक लामबंदी का रूप लेने लगती है। तो 1938 के यदि रथ यात्रा के दौरान भागलपुर जो दंगे की जांच करने के लिए अब्दुल रहीम रेशमी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, जो मुस्लिम मास कांटेक्ट के सचिव पद पर थे। इन्होंने इस रिपोर्ट में जिक्र किया कि कई प्रमुख नेता, जिसमें भागलपुर के कांग्रेस अध्यक्ष उपेंद्र नाथ मुखर्जी ने खुलेआम हिंदुओं का दंगों में साथ दिया। सरजू नारायण, गंगा प्रसाद, बाबूलाल मानसरी, वीरो कुमार मित्र आदि जैसे नेता इस रथ यात्रा में भाग लिया, जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। कांग्रेस के द्वारा नाकोई इमाम और जलेश्वर प्रसाद की एक कमेटी बनाई जाती है, और ये जो कमेटी है ये मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों को दोषी पाती है। और एक जो कांग्रेस का आप इस टाइम तक जो रवैया रहा, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के बढ़ते डोमिनेशन को भी एक चुनौती थी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस इस टाइम पे जो छोटे छोटे क्योंकि मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी थी, जमायत उलेमा की, फिर मोमिन कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, और डिफरेंट जो पार्टियां थी वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग के बढ़ते, क्योंकि मुस्लिम लीग का 1937 से लेके 1940 तक आते आते उनके जो संख्या है वॉलंटियर की या उनसे जो जुड़ने वाले सदस्य हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाती है। तो एक तरीके से मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टियों का जो ने जिस तरीके से राजनीतिक लामबंदी हमें 20वीं सदी के प्रथम दशक में देखने को मिलती है, वो आज़ादी के क्लोज आते आते खास करके भागलपुर या बिहार के संदर्भ में भी जाति आधारित, धार्मिक आधारित जो चीज़ें हैं, धार्मिक आधारित जो लामबंदी है या अस्मिता की जो लामबंदी है, इस पे केंद्रित होती चली जाती है। थैंक यू।